हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों पर आधारित मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं और एक एक करके हम देखेंगे किस तरह से यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले हम पिछले सप्ताह हमने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यदि एक क्रूज जहाज लंदन से चलकर उत्तमाशा अंतरीप, इसी को हम क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते मुंबई तक यात्रा करता है तो उसे अपनी यात्रा का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। दूसरा कथन है यदि एक क्रूज जहाज लंदन से चलकर लाल सागर के रास्ते मुंबई तक यात्रा करता है तो उसे अपनी यात्रा का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। हमें यह बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। तो बहुत मुश्किल नहीं है। इस मैप के अभ्यास में अगर आपको अंदाजा लगने लग जाएगा जब भी कि वर्ल्ड मैप आपके आंखों के सामने छप जाएगा तो इसका जवाब आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, दुनिया के नक्शे पर अगर हम पूरे ग्लोब को देखें तो 0 डिग्री जो होती है देशांतर, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होते हुए देखिए आगे बढ़ रही है और यह नीचे पूरा जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। अब इसके पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो 0 से शुरू करेंगे तो 180 देशांतर, और फिर पश्चिम की तरफ देखें तो 0 से लेके 180 देशांतर। तो 180 दोनों के लिए कॉमन होगा, पूर्व और पश्चिम के लिए, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए इस 0 और इसके ठीक पीछे अगर हम ग्लोब की तरह इसको देखें, गोला बना के देखें, तो 180 देशांतर होगा। अगर उसे हम मिलाएं आपस में तो एक वृत्त बन जाएगा। तो उस एक पूरे वृत्त में जो इस तरफ पीछे का हिस्सा है वह आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध और जो पूरब का हिस्सा है वह हो गया पूर्वी गोलार्ध। अब सवाल में देखिए यही बात कही गई थी कि कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट में जहाज कहां से चल रहा है, लंदन से चल रहा है, लेकिन रास्ते अलग हैं दोनों के मुंबई पहुंचने की। एक बार मुंबई पहुंचता है कहां से, एक बार पहुंचता है मुंबई केप ऑफ गुड होप। अब देखिए नक्शे पर यहां पर आपको मिलेगा, आपको जहां जाना है केप ऑफ गुड होप से होते हुए मुंबई का, तो ये रास्ता लंदन से शुरू होता है और ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए मुंबई पहुंचता है। अब जैसे मैंने आपसे बताया प्राइम मेरिडियन यह रेखा है और इसके अगर आप पश्चिम में अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब पश्चिमी गोलार्ध यहां पर आना पड़ रहा है इस जहाज को। तो इसका मतलब हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह तो सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लंदन से चलेगा और लाल सागर के रास्ते मुंबई तक जा रहा है। तो क्या ऐसा है? अब देखिए यहां पर लंदन से निकला और इसे ठीक यहां से होते हुए इस रास्ते से होते हुए ये लाल सागर और फिर उसके बाद मुंबई तक आना है। अब यहां पर भी देखिए तो यह जो रास्ता था, इतना रास्ता इसका कहां पे था, पश्चिमी गोलार्ध में था। अगर किसी को यूरोप के मामले में इतना भी याद हो कि यह जो प्राइम मेरिडियन है, देखिए यह यूके के साथ साथ फ्रांस और स्पेन से भी होकर गुजर रही है। तो इसका मतलब हुआ अगर रास्ता इसके पश्चिम की तरफ है तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में है। अगर हमें फ्रांस और स्पेन का आइडिया रहे कि उसके हमें पश्चिम से होकर ही आना पड़ेगा तो हम एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी गोलार्ध में आ चुके हैं। अफ्रीका के मामले में तो बहुत आसानी से याद रहेगा क्योंकि लगभग बीच में तो नहीं लेकिन काफी अंदर हमें प्राइम मेरिडियन रेखा दिखती है, लेकिन यूरोप में काफी किनारे है। तो फ्रांस और स्पेन की वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल जो कि आज का पहला है। इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI बोलते हैं, परियोजना से खुद को बाहर होने की घोषणा की है। यह खबर काफी चर्चा में रही है क्योंकि G7 देशों में से एक है इटली, और इसने जब घोषणा कर दी तो यहां पर बहुत सारे सवाल उठे कि जो भारत और इटली का संबंध है उस पर भी प्रकाश डाला गया। इस वजह से चलिए देखते हैं क्या है मामला। चीन की चर्चित BRI परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 देशों में से इटली एकमात्र देश था जो इस परियोजना में शामिल था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इटली का प्रायद्वीपीय भाग एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर और मरमरा सागर से घिरा हुआ है।
और तीसरा स्टेटमेंट है इटली की स्थलीय सीमा कम से कम 4 देशों से लगती है। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हमने अभ्यास प्रश्न में तो देखा था दोनों स्टेटमेंट सही थे, अब इसमें कितने हैं, क्या तीनों हैं? तो पहले से ही शुरू करते हैं। G7 देशों में से इटली एकमात्र देश था जो इस परियोजना में शामिल था। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि G7 देश कौन कौन से हैं जो BRI से लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये तो बात की बात है। देखिए BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम क्या कह देते हैं कि वन बेल्ट वन रोड पहले था, लेकिन अभी तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 को यह जो शुरू हुआ था, और बहुत सारे देश वर्तमान में देखें तो 2023 की अगर हम बात करें तो 146 से 151 देश हैं जिन्होंने MOU साइन किया है। लेकिन G7 में अगर हम देखें तो G7 में 4 देश तो यूरोप से हैं जो इस जगह पर हैं, उसके बाद उत्तरी अमेरिका से 2 देश हैं, फिर उसके बाद एक एशिया से है। अब यहां पर एशिया से जापान है और इधर उत्तरी अमेरिका से USA और कनाडा है, और यूरोप से आप देखें तो UK है एक, तो उसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। इन 7 देशों में से इटली ही ऐसा एक देश था जो कि BRI के लिए चीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को इससे बाहर कर लिया है क्योंकि उनमें आपस में कुछ ऐसी सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इटली ने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस परियोजना में शामिल तो था, अब है, अब नहीं है, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में यहां पे सवाल क्या है कि था, और यह बात सच है कि था, तभी उसने अपने आप को अलग किया है वर्तमान में। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही। अब देखते हैं इटली का प्रायद्वीपीय भाग एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर और मरमरा सागर। चलिए अब हम देखते हैं नक्शे पर। सबसे पहले इटली यहां पर है। अब यह जो इटली का यह प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, तो इसमें आप देखिए तो ये एड्रियाटिक सी लगा हुआ आपको दिखता है इससे, लेकिन यहां पे देखिए आयोनियन सी है, और उसके अलावा देखें तो यहां पे मरमरा सी है जो इटली से काफी दूर है, लेकिन ये और ये दोनों एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी पास में हैं। तो आप देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा था तीनों के बारे में कि ये तीनों ही से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मरमरा सी से नहीं घिरा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब तीसरा है इटली की स्थलीय सीमा कम से कम 4 देशों से लगती है। क्या स्टेटमेंट सही है? चलिए देखते हैं। अब हमें इटली को देखना होगा कि कितने देशों से इसकी सीमा लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए यहां पर ऊपर की तरफ आना होगा, नीचे की तरफ तो समुद्र है, ऊपर की तरफ आप देखिए तो एक तरफ से फ्रांस है, यहां पर सीमा लगती है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड है, फिर उसके बाद आप देखें तो ये ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, और उसके बाद यहां पर देखें ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्रीन कलर से जो नाम आपको दिख रहा है स्लोवेनिया है। तो स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस 4 देश हैं टोटल, और 4 ही देश की बात यहां पर स्टेटमेंट में कही गई है। तो यहां पे कम से कम की बात कही गई और वास्तव में इतना है भी, यानी कि स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। तो पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब उत्तर हमारा बी सही है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी के परमाणु संयंत्र को चालू किया है, इस वजह से यह सवाल बनता है। अब चलिए देखते हैं क्या है। चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तिब्बत के पठार से निकलने वाली सभी बड़ी नदियां हिंद महासागर में मिल जाती हैं। फिर कहता है होंगहो नदी तारिम बेसिन से निकलती है। फिर तीसरा कहता है तब तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां भारत के सभी पड़ोसी देशों में प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो और 3 दोनों, या तो कोई भी नहीं। अब देखिए पहले स्टेटमेंट से अगर हम शुरू करें कि तिब्बत के पठार से निकलने वाली सभी बड़ी नदियां, ऐसा भी नहीं बोला कुछ बड़ी नदियां, सभी बड़ी नदियां, एक बहुत हार्ड स्टेटमेंट है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा, हिंद महासागर में मिल जाती हैं। तो क्या ऐसा है? देखिए मेरी बात को समझिए। तिब्बत से निकलने वाली सभी बड़ी नदियां इसलिए नहीं हो सकती हैं कि हिंद महासागर में जा रही हैं, क्योंकि जो एशिया की ही सबसे बड़ी नदी है और तिब्बत से ही निकलती है, उसका नाम है यांगजी। और देखिए ये यहां से निकलते हुए यांगजी नदी कहां पे जा रही है? ईस्ट चाइना सी में जा रही है। जबकि स्टेटमेंट में क्या बात कही गई है कि सभी बड़ी नदियां हिंद महासागर में मिल जाती हैं।
तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी नदियां हैं जो नहीं मिलती हैं। तो इस सबसे बड़ी नदी का ही अगर हमने उदाहरण ले लिया तो उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी में एक भी हट गई तो हमारा जवाब हमें मिल चुका है। लेकिन अभी अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। होंगहो नदी तारिम बेसिन से निकलती है। अब होंगहो नदी कहाँ निकलती है हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखिए तारिम बेसिन कहाँ है, पहले तो ये देख लीजिए। तारिम बेसिन यहां पर है और होंगहो नदी जो है यहां से निकलती है, तो जो है पूर्वी तिब्बत से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जवाब जो है स्टेटमेंट के मामले में, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमें गलत मिलता है क्योंकि यह तारिम बेसिन से नहीं बल्कि होंगहो नदी निकलती है आपकी पूर्वी तिब्बत से। अब उसके बाद तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां भारत के सभी पड़ोसी देशों में प्रवाहित होती हैं। यह एक अपने आप में यह भी एक हार्ड स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए इसको समझना पड़ेगा कि क्या यह सही है क्या गलत है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां भारत के सभी पड़ोसी देशों का मतलब क्या है? श्रीलंका को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, हम लेंगे भूटान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, म्यांमार को, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को। तो क्या तिब्बत से निकलने वाली नदियां इन सारे देशों से कहीं ना कहीं प्रवाहित होती हैं? तो नेपाल की बात करें तो कोसी नदी। उसके अलावा हम मेकोंग की बात करें तो म्यांमार। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र हमें प्रवाहित होती हुई दिखती है, एक तो भारत में, दूसरी बांग्लादेश में भी। सिंधु नदी की जो तंत्र है उसकी नदियां हमें देखने को, कुछ नदियां देखने को मिल जाएंगी साफ साफ पाकिस्तान की तरफ आप प्रवाहित होते हुए देखते हैं नक्शे में। आपने देखा होगा, भूगोल पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि इस प्रकार से वो नदियां पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए निकलती हैं, पूरा नदी तंत्र दिखता है आपको। तो यहां पर कोई ना कोई नदी तो आपको दिख रही है जो पड़ोसी देश से होते हुए जा रही है, जितने मैंने आपको नाम बताए हैं। लेकिन एक देश का नाम अभी मैंने आपके सामने नहीं लिया है। कौन सा है वो देश? अभी भूटान का नाम भी नहीं लिया। भूटान में से भी एक नदी निकलती है जो तिब्बत से निकलने वाली नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उस नदी का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है कुरुचू। कुरुचू नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब चलिए, यहां पर एक देश बच गया है, वह कौन सा है? वह है अफगानिस्तान। अब इसका नाम मैंने क्यों नहीं लिया है, इसके लिए हमें देखना होगा यहां पर। अब देखिए, सिंधु नदी आप देख रहे हैं यहां पे पाकिस्तान में दिख रही है, बाकी के मैंने आपको नाम बताए हैं। अफगानिस्तान का आप देखिए पहले तो लोकेशन कहां पर है। अफगानिस्तान का लोकेशन आपको यह जो दिखाई देता है, भारत से भी इसकी सीमा साझा होती है। और भारत के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर पामीर की गांठ है, पामीर की ग्रंथि जिसको बोलते हैं। तो अब पामीर की ग्रंथि जहां पर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पामीर की ग्रंथि की ऊंचाई बहुत ऊपर है और इसके पूर्व की तरफ तिब्बत से निकलने वाले, जो तिब्बत का यह क्षेत्र है, यहां से निकलने वाली नदियां इतनी ऊंचाई पर, पामीर की ग्रंथि की ऊंचाई को पार करके अफगानिस्तान पे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है। आप देखिए कि जो नदियों का प्रवाह है वो नीचे से ऊपर की ओर तो नहीं होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। इस वजह से तिब्बत से निकलने वाली कोई नदी अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक ही देश ऐसा है, वह है अफगानिस्तान। चलिए, तो हमने देखा कि हमारे स्टेटमेंट कितने सही थे। पहला वाला स्टेटमेंट हमने देखा कि यह जो था हमें गलत मिला, दूसरा वाला देखा वह भी गलत मिला, और तीसरा वाला हम देखते हैं तो वह भी गलत मिलता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर गलत हैं तो सही कितने हैं? कोई भी नहीं, यानी कि उत्तर हो गया डी। अगला सवाल, अब देखिए, सेशल्स में अभी विस्फोटक सामग्री रखने की वजह से एक भंडार गृह में विस्फोट होने की घटना सामने आई और वहां पे आपातकाल की घोषणा हो गई। इस वजह से यह सवाल मुख्य हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेशल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिंद महासागर में स्थित वह द्वीपीय देश मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। फिर है, सेशल्स मालदीव की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। और तीसरा है, यह एशियाई मुख्य भूमि की तुलना में अफ्रीकी मुख्य भूमि के अधिक निकट है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और केवल 3। तो हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से। हिंद महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। क्या ऐसा है? चलिए, हमें सबसे पहले देखना होगा सेशल्स कहां पे है। यह है यहां पर आपका सेशल्स। अब देखिए,
मेडागास्कर यहां पर है, इसका मतलब इसके उत्तर में ही है सेशल्स। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें सही मिल गया। उसके बाद पहला स्टेटमेंट सही होने के बाद दूसरा है सेशल्स मालदीव की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। अब देखिए हमें मालदीव को देखना होगा, मालदीव कहां पे है? ये है मालदीव, पूरा समूह है द्वीपों का। अब इस मालदीव से ही हम देखें तो इक्वेटर होते हुए आगे बढ़ रही है, ये इक्वेटर है, जबकि सेशल्स से इक्वेटर होके आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन मालदीव से इक्वेटर गुजर रही है। और स्टेटमेंट में देखिए क्या कहता है कि सेशल्स मालदीव की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। कैसे हो सकता है? निकट की तो बात छोड़िए, मालदीव से तो भूमध्य रेखा होते हुए गुजर रही है, तो अपने आप में यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अधिक नहीं हो सकता है निकट, क्योंकि जब मालदीव से गुजर ही रही है तो अब कितना भी निकट सेशल्स हो, मालदीव से निकट तो नहीं है ना, जिसके ऊपर से गुजर के ही जा रही है। तो हमारा यह स्टेटमेंट गलत होता है। अब तीसरा देखिए, यह एशियाई मुख्यभूमि की तुलना में अफ्रीकी मुख्यभूमि के अधिक निकट है। अब देखिए क्या ऐसा है? तो हम देख सकते हैं बिल्कुल अफ्रीकी मुख्यभूमि के यह अधिक निकट दिखाई देता है। तो हमने देखा पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि उत्तर हमारा बी, 1 और 3 दोनों सही है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत ने मॉरिशस में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 6ठी बैठक में भाग लिया है। सवाल क्या है? निम्नलिखित द्वीप समूहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 द्वीप समूह आपके सामने और द्वीप समूह दिख रहे हैं। उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या हो गया? हमें ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे हम बोलते नहीं है, बोलते उत्तर से दक्षिण है, पर देखने की दृष्टि से हमें ऊपर से नीचे की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। अब देखिए कुरिल द्वीप समूह, ओकिनावा द्वीप समूह, मॉरिशस और फॉकलैंड द्वीप समूह। सही कूट का चुनाव करना है। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4 और 2 1 4 3। अब यहां पर अगर हम देखें एक तरफ से दुनिया के नक्शे पर, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप देखिए तो ये है कुरिल द्वीप समूह। अब यह कुरिल द्वीप समूह जो है सबसे स्टार्टिंग में पहले नंबर पे ही दिखता है और सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद दूसरा जो है ओकिनावा द्वीप समूह, देखिए कहां पे है? तो ओकिनावा द्वीप समूह यहां पर देखने को मिलेगा। ओकिनावा। फिर देखिए तीसरा कहां पे है? मॉरिशस कहां पे है? मॉरिशस आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ये आपका मॉरिशस है। और चौथा देखिए कहां पे है? चौथा फॉकलैंड द्वीप समूह। फॉकलैंड द्वीप समूह है यहां पर, फॉकलैंड आइलैंड। इस पर अधिकार किसका है? यूके का। पर चिली कहता है कि अधिकार दो, हमारे पास ही होना चाहिए। तो इसी वजह से यहां पर विवाद बना हुआ है। अब देखिए यहां पर भी जो कुरिल द्वीप समूह है, यहां पर यह जो क्षेत्र है इस पर यह भी विवादित है। किसके किसके बीच में? रूस और जापान के बीच में विवादित क्षेत्र है। उसके अलावा ओकिनावा जो है यह भी विवादित क्षेत्र है। और यह किसके किसके बीच में विवादित क्षेत्र है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह चीन और जापान के बीच का विवादित क्षेत्र है। इस वजह से आप देखें तो सबसे ऊपर तो हमें दिखता है कुरिल, क्योंकि रूस और जापान के बीच का विवादित क्षेत्र है और रूस सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद हमें ओकिनावा, क्योंकि ओकिनावा जापान में ही है। फिर उसके बाद हमें दिखता है मॉरिशस तीसरे नंबर पे। और सबसे नीचे आप देखिए तो यहां पर दक्षिण अमेरिका के पास ही, वो भी दक्षिणी किनारे पर, हमें दिखता है फॉकलैंड आइलैंड। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 जो यह क्रम है, हमें प्रश्न में भी इसी क्रम में दिखता है, 1 2 3 4। तो उत्तर से दक्षिण के लिए हमें देखना होगा विकल्प ए। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है संबंधित किससे है? देखिए वेनेजुएला और गुयाना के बीच एसेक्विबो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब यह तनाव की स्थिति 2 देशों के बीच में, एक तो वेनेजुएला है और गुयाना है। इसी वजह से इन दोनों को ध्यान में रख के प्रश्न तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से किन भौगोलिक इकाइयों का संबंध वेनेजुएला और गुयाना दोनों से है? अब 3 भौगोलिक इकाइयां यहां पे हैं, समझिए बात को। ब्राजील के साथ राजनीतिक सीमा, पहली बात। दूसरी बात कैरेबियाई सागर के साथ तट रेखा। और तीसरी बात गुयाना उच्च भूमि। तो क्या गुयाना उच्च भूमि का संबंध सिर्फ गुयाना से है या वेनेजुएला से है, यह भी समझना पड़ेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सही कूट का चयन करके हमें बताना है कि कितने इसमें से सही है, यानी कि संबंध रखते हैं दोनों से। अब नक्शे में अगर देखें तो जो ब्राजील है, गुयाना
यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है और यहाँ पे वेनेजुएला के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। इक्वाडोर और उसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो ये जो चिली है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है ब्राजील, लेकिन बाकी सबके साथ देखिए तो ऊपर आपको सबके साथ साझा करता हुए दिखाई देगा। वेनेजुएला और गुयाना के साथ तो करता दिख ही रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ब्राजील के साथ राजनीतिक सीमा साझा करते हैं दोनों, तो बिल्कुल करते हैं। इस मामले में यह जो है आपस में संबंध रखते हैं दोनों के दोनों। अब उसके बाद कैरिबियाई सागर के साथ तटरेखा। अब कैरिबियाई सागर पहले हम देख लेते हैं नक्शे पर कहाँ है। तो देखिए यहां पर आप देखिए कैरेबियन सी लिखा हुआ है और यह कैरेबियन सी की सीमा हमें देखनी होगी ना कहां तक है। तो कैरेबियन सी की सीमा यहां पर आप देखिए तो लेसर एंटिलीज, आपको मैंने ग्रेटर एंटिलीज और लेजर एंटिलीज के बारे में बताया था। तो लेसर एंटिलीज यहां पर है और यहीं पर कैरेबियन सी की यहीं तक सीमा है और यह सीमा यानी कि वेनेजुएला में तो है लेकिन गुयाना तक नहीं आती है। तो इसका संबंध कैरेबियन सी से गुयाना का नहीं दिखता है। तो दोनों का यहाँ पे कॉमन संबंध नहीं है। इसका मतलब कि कैरेबियन सागर के साथ इसमें दोनों नहीं संबंध बनाते हैं। उसके बाद गुयाना उच्च भूमि की बात करें। अब देखिए नक्शे पर हम अगर गुयाना हाईलैंड की बात करें, ये देखिए गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड जो है यह सिर्फ गुयाना में नहीं है बल्कि आप देखें तो इसका विस्तार तो यहाँ वेनेजुएला वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुयाना हाईलैंड में ही सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है और है कहां पे? गुयाना हाईलैंड में है। एक नदी है, नदी का नाम है ओरिनाका, उसकी सहायक नदी है, वह जो है एंजल जलप्रपात बना रही है। तो आखिर वह सहायक नदी की सहायक नदी कौन है? ओरिनाका की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है? अगर आपको नदी का नाम पता है तो उसका नाम जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारा सवाल है, सवाल के हिसाब से तो ये और ये यानी कि ब्राजील के साथ सीमा और गुयाना उच्च भूमि, ये दोनों का संबंध कहां से है? वेनेजुएला और गुयाना दोनों से। तो हमारा क्या हुआ सही उत्तर? बी, यानी कि सॉरी बी नहीं सी, 1 और 3। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित रिसर्च स्टेशनों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। अब देखिए रिसर्च स्टेशन एक तो है दक्षिण गंगोत्री, एक है हिमाद्री, एक है मैत्री और एक है भारती। ये चारों तो हैं रिसर्च स्टेशन, लेकिन पूछ क्या रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अंटार्कटिका में स्थित हैं। यानी कि अंटार्कटिका में हमें बताना होगा क्या 3 हैं या 1 2 4 है या 1 3 4 है या 2 3 4 है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अब आप देखिए अंटार्कटिका में आपको दिखाई देगा साउथ गंगोत्री, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये सब कहाँ है? अंटार्कटिका में है। और सबसे पहला जो था वो था दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद बना मैत्री और तीसरा कौन सा बना? भारती। भारती जो है सबसे अपडेटेड है, नया है और यहां पर सबसे ज्यादा तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। तो इसका काम देखिए क्या है? इसका काम एक तरह से है उस क्षेत्र में रिसर्च करना, अनुसंधान करना। सबसे नया, सबसे पुराना और उसके अलावा जो बीच में है, 3 हमने देख लिए, लेकिन हमें एक नहीं दिखाई दिया। कौन सा नहीं दिखाई दिया? हिमाद्री। तो पहले उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? 1 3 4 जहां पे होगा, 1 3 4 कहां पे है? सी में है। अब देखते हैं हिमाद्री कहां पे है। हिमाद्री है तो, लेकिन वह है कहीं और, वह आपको दिखाई देगी यहां पर। हिमाद्री आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, यानी कि यह तो था अंटार्कटिका में, यह है आर्कटिक क्षेत्र में। अब यह क्षेत्र जो आप देखते हैं यहां पे स्टार बना हुआ आपको दिख रहा होगा, यह क्षेत्र नॉर्वे से संबंधित है। यहां पर एक स्थान है, उसका नाम है स्वालबार्ड। इसी स्थान पर है वह। स्वालबार्ड बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट की पढ़ाई की होगी या साइंस टेक की पढ़ाई की होगी, क्लास ली होगी, तो स्वालबार्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आपको कोई आइडिया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्वालबार्ड क्यों प्रसिद्ध है। तो आपने अब अंतर समझ लिया कि चारों स्टेशनों में से यह जो हिमाद्री है किस प्रकार से अलग है। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू कोसी नदी के तट पर स्थित है और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि काठमांडू एक हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 से 4000 मीटर ऊंची है। अब देखिए उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या तो दोनों ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम यही देख लेते हैं नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है कोसी नदी के तट पर स्थित है या नहीं है। चलिए अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहां पे काठमांडू। अब जो काठमांडू है
यहां से एक नदी आपको निकलते हुए दिख रही है। ये नदी कौन सी है? यह कोसी नदी नहीं है, यह बागमती नदी है। तो आपसे कोई अगर पूछे तो आप बताएंगे कि यह बागमती नदी है, कोसी नदी नहीं है, जो काठमांडू से उसके तट पर है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, काठमांडू एक हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 से 4000 मीटर है। देखिए यहां पे स्टार्टिंग यह दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है कि एक हिल स्टेशन है, फिर उसकी ऊंचाई की बात। स्टार्टिंग में ही यह बात गलत हो गई कि यह हिल स्टेशन है, यह हिल स्टेशन नहीं है। देखिए कोई भी पहाड़ होता है तो इस प्रकार से बनता है। अब इस पहाड़ में कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो जो नीचे का स्थान होता है, घाटी वाला क्षेत्र होता है, वहीं पर स्थित है आपका काठमांडू। यानी कि एक तरह से देखा जाए कुछ ऐसे क्षेत्र में काठमांडू स्थित है। तो समुद्र तल से ऊंचाई तो उसकी है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन जब हिल स्टेशन ही नहीं है तो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया। फिलहाल के लिए अगर ऊंचाई की बात करें तो यह समुद्र तल से लगभग 1300-1400 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलराशि स्लोवेनिया के साथ तटरेखा साझा करती है? एड्रियाटिक सी, एजियन सागर, गल्फ ऑफ लायंस और लिगुरियन सागर। अब देखिए हम स्लोवेनिया को अभी पिछले कुछ सवाल में देख चुके हैं, पीछे के सवाल में आज ही के एपिसोड में हमने देखा है। अगर आपको याद होगा तो आप समझ गए होंगे। चलिए लेकिन फिर भी नक्शे पर देखते हैं और अच्छे से। नक्शे पर अब अगर आप देखें तो स्लोवेनिया यहां पर है। हमने जब इटली के पड़ोसी देशों की बात की थी तो उसमें से स्लोवेनिया भी था। भले छोटा सा कम क्षेत्र है लेकिन जुड़ा हुआ है इटली से। अब देखिए कौन सा स्थान है, वह एड्रियाटिक सी है जिससे यह लगा हुआ है। अब समझ में आ गया, हमने इसको पहले भी देखा है। उसके अलावा जो बाकी के हैं तो देखिए गल्फ ऑफ लायंस यहां पे है, उसके अलावा एजेनियन यहां पे है, उसके अलावा आप देखेंगे तो लिगुरियन यहां पर है, लिगुरियन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही जवाब तो हमें पहले ही मिल चुका है। अगर हमें सही जवाब पहले मिल चुका है तो हमें हर जवाब के लिए एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? ए, एड्रियाटिक सागर। बाकी एजियन, गल्फ ऑफ लायंस और लिगुरियन ये तीनों के तीनों वहां से संबंधित नहीं है। अब देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार वैश्विक रूप से प्रसिद्ध स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। और दूसरा स्टेटमेंट है स्वर्णिम चंद्र गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान और उसके दो पड़ोसी देश शामिल हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। केवल एक और दो दोनों। सी में हो गया और बी में इस बार हो गया केवल दो, और डी में हो गया ना तो एक और ना ही दो। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लगभग आप सबको ही आइडिया होगा, लेकिन वो कौन से देश हैं देख लेते हैं। अब गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट अपने आप में एक चित्र का निर्माण करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में तो आप समझ गए त्रिभुज की तरह है, और गोल्डन क्रीसेंट में मतलब चांद की समान एक आकृति है। उस प्रकार से देश बने हुए हैं। अब ये दोनों संबंधित किससे हैं? अगर बात करें संबंधित किससे हैं तो आप समझ जाएंगे कि अफीम से संबंधित हैं। ये दोनों ही देश अफीम, यानी कि देश नहीं बोलेंगे, ये दोनों ही गोल्डन क्रीसेंट और ट्रायंगल अफीम का उत्पादन इन दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और चिंता की बात यह है कि इन दोनों के बीच में है भारत। इस वजह से यह काफी चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि यहां से और यहां से अफीम की आवाजाही आसपास के देशों में भारी मात्रा में होती है और भारत दो तरफ से इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। तो गोल्डन क्रीसेंट में देखें तो चांद की तरह आकृति बनती है। तो पाकिस्तान एक तो हो गया, उसके दो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान और ईरान। और उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो म्यांमार तो है ही, उसके अलावा देखें तो आपको दिखेगा थाईलैंड और लाओस। अब यहां पे अभी यह चर्चा में बहुत ज्यादा क्यों है गोल्डन ट्रायंगल? क्योंकि देखिए म्यांमार में कुछ वर्ष पहले सत्ता की उठक पटक हुई, और इस उठक पटक में हुआ क्या कि वहां पर गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, लगभग ना के बराबर है। और जब वहां पे गवर्नेंस नाम की चीज लगभग ना के बराबर है तो अफीम का उत्पादन वहां बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा किया, जिससे कि उनकी अपनी निजी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। और इस वजह से अफीम का उत्पादन बढ़ा तो फिर उसकी तस्करी भी हुई। अब देखिए हमारा जो जवाब है वो हमें मिल चुका है कि दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। बस आपको देशों के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? शहर और संबंधित नदी तट।
बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, बगदाद दजला नदी, ब्राजीलिया अमेजन नदी और खार्तूम नील नदी। दो तरीके हैं, या तो आप एलिमिनेट करिए या तो सीधे सीधे आपको जवाब पता हो। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बुडापेस्ट से शुरू करते हैं। बुडापेस्ट यहां पर है और यहीं पर आपको मिलेगी डेन्यूब नदी। अब डेन्यूब नदी जो है बुडापेस्ट में, यह जो है पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और यूरोप के और भी कई ज्यादा बड़े बड़े शहर हैं जो इस नदी के तट पर आपको दिख जाएंगे। तो यह तो सही है, बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी है। और उसके बाद बगदाद में दजला है, यानी कि टिग्रिस है कि नहीं है, इसको देख लेते हैं। अब आप देखिए, यहां पे आपको बगदाद दिखेगा इराक में और यह टिग्रिस नदी आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा भी हमें सही सही मिलता है। तो पहला और दूसरा सही है। अब ब्राजीलिया में अमेजन नदी है कि नहीं है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर है ब्राजीलिया, ब्राजील में। अमेजन नदी आप देखें तो यहां पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो काफी दूर है, तो ऐसा नहीं है। और बड़ी मजे की बात तो यह है कि अमेजन नदी के तट पर कहीं भी, मतलब अमेजन नदी के आसपास किनारे पर कहीं भी कोई बड़ा शहर नहीं बसा हुआ दिखेगा, क्योंकि यह काफी एक तरह से कहें तो बाढ़ लेके आती है अपने साथ, तो वहां पे आसपास में कोई शहर का बसना थोड़ी सी मुश्किल भरा हो सकता है। इसी वजह से उस नदी पर कोई पुल भी नहीं देखने को मिलेगा। चौथा देखें तो चौथा हमने देखा था सवाल में खार्तूम नील नदी। अब आप देखिए, सूडान में खार्तूम नाम का स्थान है और यहीं पर आपको नील नदी, तो एक तो ब्लू नील है और एक व्हाइट नील है। तो जो नील नदी है मुख्य रूप से व्हाइट नील को ही नील नदी माना जाता है, यानी कि मुख्य शाखा उसकी माना जाता है। जैसे कि गंगा नदी में भी ऐसे ही आप देखते हैं, दो नदियों से मिलकर गंगा नदी मिलती है, तो भागीरथी को ही मुख्य रूप से गंगा नदी का हिस्सा माना जाता है। तो हमने पहले ही देख लिया, उत्तर हमारा जो है ब्राजीलिया अमेजन नदी है, यह जोड़ी सही नहीं है। अब देखिए अगला सवाल, पूछा गया सवाल है 2016 में आया था, 2016 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में सेट ए में कि निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए कि खाड़ी सहयोग परिषद में कितने देश सदस्य हैं, उन यानी कि उनकी संख्या कितनी है और उनका नाम क्या है। देखिए, इनकी संख्या है 6 और इन 6 के 6 देशों से भारत का संबंध बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इनका व्यापारिक संबंध भारत से अच्छा इसलिए है क्योंकि भारत गैस और तेल के मामले में इनसे अच्छी संबंध बनाए हुए, यानी कि व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। कौन कौन से है देखिए, अब आपको एक तरफ से देखिए, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, एक नाम आपको नहीं मिला होगा। कौन सा है वो नाम? ऑप्शन में जो बच गया है ईरान, यानी कि ए, यह खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब तो अब हमें मिल गया है, लेकिन एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे, आज का अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों पर विचार कीजिए। विषुवतीय वर्षावन, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने प्रकार की स्थलाकृतियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। केवल 1 प्रकार की, केवल 2 प्रकार की, केवल 3 प्रकार की या सभी 4 प्रकार की? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।